गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम चोलास को हम देख रहे थे, उनकी हमने स्टोरी देखी कि कैसे विजय आल्या ने इसको स्टैब्लिश किया, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो इनके स्प्लेंडेड टेम्पल्स थे या जो स्कल्पचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने इरिगेशन और एग्रीकल्चर में कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए। अब हम देखेंगे कि जो चोलास थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो हम प्रशासन चलाते हैं। जैसे हम स्कूल में हम जाते हैं तो वहाँ का प्रशासन क्या है कि एक प्रिंसिपल है, उनके नीचे फिर टीचर्स हैं, फिर उनके नीचे क्लर्क है, फिर और पीएन्स हैं, और फिर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये किस तरीके की एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ का प्रशासन कैसे काम करता था। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हो सकता है आपको ऐसे लगे कि व्हाट इज, मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है। और दूसरा, आपको अगेन वी हैव टू कंसीडर दैट वी आर लर्निंग और टॉकिंग अबाउट दी साउथ इंडियन, है ना। तो वहां की जो वर्ड्स होंगे उनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अगेन थोड़ा सा हो सकता है हमारे लिए वो विचित्र हो, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो अब मैं इसमें आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा हौच पौच हो रखा है, क्योंकि इसमें मैटर जो है कोई भी मैं मिस नहीं करना चाहता, लेकिन ताकि मैं आपको बुक की लैंग्वेज के तहत आपको मैं समझा सकूं, तो हम बुक और प्लस इसको सिर्फ हम एक हेल्पिंग एड की तरह लेंगे, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और कौन से एम्पायर की बात कर रहे हैं हम, चोला एम्पायर की। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स नॉन एज और, चलो मैं अब इस पहले पैराग्राफ को आपको समझाता हूं। सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स, पीसेंट्स का मतलब होता है फार्मर या किसान जिसको आप कहते हैं। तो यानी कि सेटलमेंट कहाँ पे होगी पीसेंट्स की, विलेज में होगी, है ना। और आपको पता है कावेरी वाला जो हिस्सा है, कावेरी रिवर वाला, वो बड़ा ही फर्टाइल है, वहां पे अच्छी पैदावार होती है। तो वहां पे जो भी पीसेंट सेटल हुए, उन पीसेंट्स को क्या बोला जाने लगा, उर, यू आर उर, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा अजीब लगा होगा, और दो ही अक्षर का वर्ड है ना, लेकिन हम इसको जब बार बार बोलेंगे तो जो ये उर है, यानी कि एक विलेज हम मानते हैं, यानी कि विलेज के जो पीसेंट्स हैं उसको बोलते हैं उर। और जब बहुत सारे विलेज के जो पीसेंट्स है ना, यानी कि एक विलेज है तो उसके जो पीसेंट्स है उसको उर बोल रहे हैं, तो जब कई सारे विलेजेस एक साथ हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है नाडू, है ना। तो यानी कि एक बड़ा संगठन हो गया। तो उर यानी कि एक गांव के किसान, और नाडू यानी कि बहुत सारे गांव को इकट्ठा मिलाकर उसके जो एक एसोसिएशन बन रही है उसको क्या बोलते हैं, नाडू, है ना। और आप इसको को रिलेट कर पाएंगे तमिलनाडु, है ना। नाडू यानी कि कई सारे विलेजेस को असेंबल करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनी वो है नाडू। अब ये जो नाडू है या जो उर हैं, इनके कई एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होते थे, है ना। जैसे टू कलेक्ट द टैक्स, है ना, टू गिव जस्टिस टू द पीपल, तो ये मतलब जस्टिस का काम, ऐसे ही कई इनके फंक्शन होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये देखते थे। अब यहाँ पे आप पंजाबी में एक वर्ड होता है वेला, है ना, भाई मैं तो वेला हूं। तो वेला क्या है, वेला ला, वेला का मतलब होता है कि हम मतलब वेले हैं। तो यहाँ पे एक कास्ट है वेला ला, वेला ला। ये जो कास्ट है, ये नाडू के जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन कर रही है, जस्टिस किसी को ठीक दे रही है कि नहीं दे रही है, क्या वो जो रेवेन्यू या जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है क्या वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके ऊपर कौन मॉनिटर करता था, कौन कंट्रोल करता था, वेलाला रिच पीसेंट्स होते थे, वेलाला कास्ट से। अब ये जो कंट्रोल करते थे, यानी कि जो उनके ऊपर देख रेख रखते थे, और नाडू, बेसिकली नाडू, क्योंकि और इज अ स्मॉल थिंग, तो नाडू के ऊपर जो इनकी जिनकी एक पैनी नजर रहती थी, वो कौन सी कास्ट के रिच पीसेंट्स होते थे, वेलाला। तो जो वेलाला है ये अंडर दी लीडरशिप ऑफ, यानी कि वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, जो वेलाला है वो सेंट्रल चोलास की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि वो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अगर हम इसको वैसे देखें, फिर एक बीच में उनका मीडिएटर हो गया, फिर नाडू हो गया, नाडू के बाद उर हो गया, उर के बाद वहां के किसान हो गए। तो ये हमने एक प्रोसेस देखा। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ये देखो, अब ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी कि नाडू, ये काफी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, जैसे कि टू गिव जस्टिस एंड कलेक्ट टैक्सेस। रिच पीसेंट्स ऑफ वेलाला, जो मैंने आपको बताया वेला, वेला से हम याद रखेंगे वेलाला कास्ट कंट्रोल ओवर नाडू अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चोला, यानी सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, उनके अंडर में ये करते थे।
चोला किंग गिव टाइटल्स। अब जो चोला किंग्स हैं वो टाइटल्स देते थे, जैसे हम स्कूल में क्या है, हाउस कैप्टन है, बॉयज कैप्टन है ना, गर्ल्स कैप्टन है। तो इस तरीके से जो ये उपाधियां हैं, तो ये रिच जो लैंड ऑनर्स थे या जो मतलब लैंड लॉर्ड्स थे, उनको ये कुछ उपाधियां दी जाती थी जो महत्वपूर्ण लोग होते थे। तो ये जो किंग्स जो ये उपाधियां देते थे, उनको अब हम समझते हैं। उनको हम समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मूवेन द विलन। विलन होता है यानी कि नेगेटिव रोल, यानी कि हम जिसको हम फिल्मों में बोल देते हैं गुंडा, है ना, विलन। तो लेकिन हमें ये स्पेलिंग यहाँ पे चेंज है, मूवेन द विलन, है ना, मूवेन द MUVEN, मूवेन द विलन, एक साथ पूरा वर्ड है, VELAN, विलन। विलन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, तो जब हम तमिल उसमें देखते हैं तो इसका मतलब होता है किसान, पीसेंट, है ना। और पूरे को हम जब देखते हैं मूवेन द विलन, इसका पूरे का क्या मतलब हो गया, पीसेंट्स हु सर्व 3 किंग्स, ठीक है, यानी कि जो 3 किंग्स को सर्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मूवेन द विलन, राइट। तो मूवेन द विलन किसको बोलते हैं, हु इज सर्विंग पीसेंट, हु इज सर्विंग 3 किंग्स। और दूसरी जो उपाधि दी जाती थी, जो क्योंकि 2 ही उपाधियों के बारे में यहाँ पे जो टाइटल्स हैं उनके बारे में बात किया गया, मूवेन द विलन, और दूसरा है, हमने आपको याद होगा कि जब जो उरेयूर है, उरेयूर किसके कंट्रोल में था, मुत्ता राई यार, मुत्ता राई यार। तो मुत्ता राई यार जब हम उसको आप देखेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स हैं MUTT, उसको आप हटा दो तो क्या बन गया, अरियार। तो जो दूसरी पोस्ट थी, जो टाइटल था दिया जाता था, वो था अरियार, ठीक है। अरियार और मुत्ता रैयार जिसके अंडर में, जिससे कंट्रोल छीना था किसने, विजय आल्या ने, और चोला डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। तो उससे आप इजीली इसको आई होप याद कर सकते हैं, अरियार, इसका मतलब होता है चीफ। और ये जो उपाधियां दी जाती थी जस्ट टू गिव देम रिस्पेक्ट, है ना, एज अ ऑनर उनको दी जाती थी। और ये जो व्यक्ति होते थे जिनको ये पोस्ट मिलती थी प्यारे बच्चों, उनका जो चोला की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें उनको एक मतलब कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य भी दिया जाता था, ठीक है। तो हमने जो अभी तक ये किया है प्यारे बच्चों, वो क्या है, रिच पीसेंट्स ऑफ द विलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू under the supervision of central Chola government. The Chola king gave some rich landowners titles like Mooven the villain, a villain or peasant serving 3 kings, Ariyar मतलब chief, etc. as markers of respect, and entrusted them with important offices of the state at the center. अब हम आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ लैंड। प्यारे बच्चों, कई तरीके के जो लैंड को जो डिनोट, जो डोनेट किया जाता था, यानी कि जो दिया जाता था, इसको आप दान के रूप में कह लें, वैसे खुश होकर जो दिया जाता था, उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ था चोलास डायनेस्टीज में। यानी कि एक तो वो था जब जो नॉन ब्राह्मण्स को जब हम लैंड देते हैं, आप यहाँ पे 5 ये देखेंगे, वेलन वंगी, वेलन वगाई। तो वेलन वगाई वो है लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स पीसेंट्स। जो नॉन ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी उनको क्या बोला जाता था, वेलन वेगाई, क्या बोला जाता था, वेलन वेगाई। और जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद करना है, दैट इज ब्रह्मदेय, यानी ब्राह्मणों को जो लैंड दी जाती थी उसको बोला जाता था ब्रह्मदेय। फिर है आप देखेंगे शाला भोगा। शाला आप जानते हैं पाठशाला, है ना, पाठशाला यानी कि स्कूल। तो ये जो शाला भोगा है, ये स्कूल के लिए यानी कि उसके रखरखाव के लिए जमीन दी जाती थी, शाला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। फिर आप देखेंगे देवादाना। देवादाना यानी देव यानी भगवान, और भगवानों को कहां पे माना जाता है, वो रहते हैं टेम्पल्स में। तो जो टेम्पल्स को जमीन दी जाती थी उसको बोला जाता था देवादाना। ये सिर्फ आपको सुनना है, अभी आपको याद नहीं करना ही है ना, सिर्फ जो याद करना है ब्रह्मदेय आपको याद करना है, ठीक है। जो ब्राह्मणों को जो लैंड दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेय। और फिर आपका लास्ट पालिच्छ अंदनम, पालिच्छ छंदनम, राइट। जो जैनिज्म जो उस समय जो थे उनको जो लैंड दी जाती थी उसको बोला जाता था पालिच्छ छंदनम। तो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पे। हमने क्या कहा था कि इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है दैट इज ब्रह्मदेय। अब जो आपको पता है कि जो ब्राह्मण्स होते थे उनको लैंड ग्रांट्स में मिलती थी, हमने पहले भी देखा है। तो जो इनको अलग अलग ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट में मिलती थी, उन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स ब्राह्मण, है ना, वो भी अगेन ब्राह्मण ही है, वो एक उनकी एक कमेटी बनती थी, राइट।
उनकी कमेटी बनती थी, यानी कि जैसे मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे एक लैंड मिला है जिसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मदेय, एक और ब्राह्मण है, एक और ब्राह्मण है, एक और, ऐसी 100,000 ब्राह्मण हो गए, राइट। और ये जो सारे ब्राह्मण है, जो मतलब क्योंकि यहाँ पर कावेरी वाला जो वैली है ये काफी मतलब रिच है, फर्टाइल है ना, काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण आकर बस गए कावेरी वैली में। तो इतने सारे, इनके लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई हुई थी, और उस कमेटी को असेंबली या सभा आप बोल सकते हैं। वो कौन होते थे, वो भी ब्राह्मण होते थे, लेकिन वो रिच लैंड ऑनर्स होते थे, यानी और भी बड़े बड़े जागीरदार टाइप होते थे। अब हम देखते हैं ब्रह्मदेय, इसको बोलते हैं लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास। दे सेटल डाउन इन कावेरी वैली। क्यों कावेरी वैली में, क्यों होगी, क्योंकि एक दो उपजाऊ मिट्टी है और वहां पे उनको लैंड्स मिल रहा था, क्योंकि मंदिर के आसपास का एरिया है। ईच ब्रह्मदेय लुक आफ्टर बाय असेंबली, जो मैंने आपको बताया कि ये जो ईच है उसको ब्रह्म एक असेंबली के द्वारा निगरानी रखी जाती थी। और प्रोमिनेंट ब्राह्मणास लैंड ऑनर्स, इनके द्वारा जो प्रोमिनेंट थे, जो रिच थे, जो उनका इन्फ्लुएंस था, वो उनके मतलब मेंबर होते थे, उनकी देख रखाव रखते थे। दीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, और ये जो असेंबली थी, ये जो सभा थी, ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करती थी। मतलब आपकी बुक में लिखा है वेरी एफिशिएंटली, तो इसका मतलब वो एफिशिएंटली काम करते थे। वो जो भी उनकी मीटिंग्स होती थी, जो भी दिया जाता था, लिया जाता था, उसको एज अ इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करते थे, या तो स्टोन्स पे या फिर वॉल्स पे, मंदिर की वॉल पे, टेम्पल्स की वॉल पे। डिसीजंस रिकॉर्डेड, जो भी डिसीजन लिए जाते थे इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आपको पता है ना, जो हम हार्ड चीज पे लिखते हैं, चाहे वो स्टोन हो, मेटल हो। डिसीजंस रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन, ऑफन ऑन स्टोन्स, ज्यादातर स्टोन्स पे, और वॉल्स ऑफ टेम्पल्स में। ठीक है, ये तो हमने देखा गांव में किस तरीके से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कैसे ब्रह्मदेय एक के तहत हमने एग्जांपल देखा, उनकी एक सभा होती थी उनको भी, और वो बहुत एफिशिएंटली काम करते थे, और वो हर डिसीजन को रिकॉर्ड करते थे इंस्क्रिप्शन पे, राइट, या तो स्टोन्स पे या वॉल्स ऑफ द टेम्पल। ऐसी शहर में जो थे, अभी तो हो गया गांव का, अगर हम वैसे मोटा तौर पे अगर हम देखें, शहर में जो थे ट्रेडर्स है ना, जो व्यापारी थे, जो किसान है वो गांव में रहेगा, जो व्यापारी है वो शहर में रहेगा, तो उनकी भी एक यूनियन होती थी, तो उनको क्या बोला जाता था, नगरम, है ना। जैसे यहाँ पर हम असेंबली बोल रहे हैं, ब्रह्मदेय उसके नाम, ये नाम दिया है, जो वहां पे ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी उसको बोला जाता था नगरम। नगर यानी कि टाउन, है ना, नगरम। ये भी कई बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे उनका रख रखाव करते थे। जैसे आपने देखा था जो हमारे वेलाला थे, या जो हमारे नाडूज थे, वो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, इसी तरीके से नगरम भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हेल्प करते थे, राइट। जो शहर के काम होते थे उसमें ये हेल्प करते थे। ट्रेडर्स एसोसिएशन क्या बोलते हैं उसको, नगरम। ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, शहर में ये देखते थे। अब हम आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मेरूर। उत्तरा मेरूर जो है प्यारे बच्चों, ये जब आप तमिलनाडु को देखोगे, तमिलनाडु के बिल्कुल, मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हम पूरे इसमें तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, है ना। जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तरा मेरूर, ये बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर है, जो बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो नदी है यहाँ ऊपर टॉप पे, बिल्कुल नॉर्थ साइड में तमिलनाडु के, आज की अगर हम बात करें। और यहाँ पे इन्होंने बोला चिंगलेपुत। चिंगलेपुत एक डिस्ट्रिक्ट है। चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट प्यारे बच्चों, अगर आप आज की डेट में बात करेंगे तो ये है, ये जो नाम लिया गया है चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट, ये जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे और उस समय जो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था, उस समय ये डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया गया है चिंगलेपुत। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट और बन चुके हैं। तो यहाँ का एक इंस्क्रिप्शन है जिसको ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं लास्ट में। तो हम देखते हैं, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मेरूर इन चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच अ सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसकी जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिल रही है। और वो इंस्क्रिप्शन कहाँ है, उत्तरा मेरूर, और कौन से जिले में है, चिंगलेपुट, और वो कहां पर है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु कहाँ है, भारत में, राइट। तो द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन। अब ये जो सभाएं हैं, जैसे आपने देखा कि जो हमारे ब्रह्मदेय है, इनकी एक अलग सभा है, तो गार्डन्स की अलग है ना, जो इरिगेशन को देखता है उनकी अलग है, राइट। तो इसी तरीके से मतलब अलग अलग टेम्पल्स की अलग है, अलग अलग इनकी कमिटीज हैं। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। अब ये जो लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल, यानी कि जो मेंबर बनने के एलिजिबल थे। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी वो मैं थोड़ा सा आपको
नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है जो खत्म होने के बाद वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। टू बी मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ पाम ट्री। जो पाम ट्री यानी जिसको ताड़ का पेड़ बोलते हैं, उसके ऊपर आपको पता है इतिहास में काफी चीजें लिखी गई हैं, तो उसकी छोटी सी एक स्मॉल स्लिप के ऊपर नाम लिखा जाता था मेंबर का। और वो छोटी छोटी स्लिप्स जो एलिजिबल मेंबर्स हैं, याद रखें जो एलिजिबल मेंबर्स हैं उनका नाम छोटी छोटी स्लिप्स में लिखा जाता था और उसको अर्दन पोर्ट में यानी कि मटके में, है ना, मटका जो होता है उसके अंदर डाल दिया जाता था सबकी उसको। फिर एक यंग बॉय को बुलाया जाता था और वो वहां से रेंडमली, मतलब जिसकी किस्मत है उसका नाम आ जाएगा, तो वो उसको खोल के फिर बताता था कि भाई किस किस का नाम है, वो फिर मेंबर सेलेक्ट होते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हर एक कमिटी के लिए अलग अलग जो व्यक्ति है वो सिलेक्ट होते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मेरूर इन चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। सभा हैव डिफरेंट कमिटी फॉर इरिगेशन, गार्डन, टेम्पल, ब्रह्मदेव, है ना, ये जो भी हमने चीजें देखी थी। एलिजिबल मेंबर्स, ये मैं अभी आपको बताता हूं। नेम्स वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ, अर्दन पॉट में फिर वो डाल दी जाती थी, एक यंग बॉय निकालता था और फिर वन फॉर ईच कमिटी, हर एक कमिटी के लिए एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता था रेंडमली, ठीक है, किस्मत के तहत। अब आप देखेंगे इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोग सेलेक्ट होते थे। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये जो मेंबर्स बनते थे इनकी जो एज होती थी वो 35 से 70, है ना, 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ वोट देने की एज 18 साल है, तो यहाँ पे क्या है 35 टू 70 के बीच में इनकी एज होनी चाहिए। साथ में इनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन। उस समय एजुकेशन नहीं थी तो इनके लिए कंडीशन क्या रखी गई कि उनको वेद पता होने चाहिए। फिर साथ में क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का इनको पता होना चाहिए कि भाई इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, इनके नॉलेज होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, और ऑनेस्ट होने चाहिए। देखो ये बात कितनी एक मतलब अच्छी है कि वहां पे लिखा होता था उसका एक एलिजिबल होने के लिए आपको ऑनेस्ट होना भी जरूरी है। इसके अलावा जो चीजें थी कि आपका खुद का लैंड होना चाहिए, आपका खुद का घर होना चाहिए, और जो आपकी लैंड है उसका बराबर टैक्स सरकार को दे रहे हो, तभी आप एलिजिबल। अगर आपके पास लैंड नहीं है, यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी। तो आपका खुद का लैंड, खुद का घर, आपकी एज 35 से 70 साल, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हमने थोड़ी थोड़ी जो कोशिश की है इस समय टाइम पीरियड को हमने समझने की, फ्रॉम 7 to 12 बेसिकली। तो हम अब आपको मैं कनेक्ट करना चाहता हूं जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, द दिल्ली सल्तनत। और इसमें आप मोहम्मद गौरी को देखेंगे। जाते जाते मैं आपको लास्ट में ये और बताना चाहता हूं, चाइना अंडर दी टैंग डायनेस्टी। इनके नाम भी थोड़े अजीब होते हैं। टैंग डायनेस्टी ये क्या है, इन्होंने 300 ईयर्स लगभग इन्होंने शासन किया चाइना में। 700 to 1000, है ना। जब हम 700 to 1000, जैसे मैंने आपको बताया था, इस टाइम पीरियड में हम 700 to 1200 की बात करेंगे। तो ये 7 से लेकर 10 तक इन्होंने राज के यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला था। जैसे अभी मैंने आपको बताया मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि पेपर की इन्वेंशन तब तक हो चुकी थी चाइना में, तो वो लोग क्या करते थे कि रिटन टेस्ट लेते थे। जो भी अधिकारी बनना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे हम सिविल सर्विसेज के लिए आजकल जो भी हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम देते हैं, तो उस समय मतलब 7 से 10 सेंचुरी के बीच में वहां पे एग्जाम लेकर फिर उनको वो उपाधियां दी जाती थी, यानी कि वो जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो यानी कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है वो दी जाती थी। तो यानी कि मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना ने उस समय ये चीजें स्टार्ट कर दी थी। तो आपके इसमें सिर्फ यही लिखा है, और ये जो प्रोसेस है एग्जाम लेने का, ये 1911 तक चाइना में मतलब बरकरार रहा। कहा 7 से 10 के बीच में जब ये शुरू हुआ तो 1911 तक, यानी कि अभी तक अगर हम बात करें लगभग 100 साल पहले तक इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको उर, नाडु, वेला, ला ये समझ में आ गया होगा, ब्रह्मदेय समझ में आ गया होगा, नगरम समझ में आ गया होगा, और हमने जो एक मतलब देखा कि किस तरीके से सभा ऑर्गेनाइज होती है ना, उसमें मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या है, और उसका एक लीफ पाम मतलब स्मॉल पीस ऑफ लीफ पे मतलब पाम लीफ पे उसका नाम लिख के अर्दन पोर्ट में डाल दिया जाता था, और उसके बाद एक यंग बॉय निकालता था, डिफरेंट कमिटीज के लिए उनका नाम सेलेक्ट होता था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और लास्ट में, क्योंकि कोई चीज क्योंकि आपके में ये हमने मैप कर लिया है, वी हैव, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है। इसमें भी ये कॉपर प्लेट्स हैं, यू अंडरस्टैंड कि हमने कहाँ पे ये पढ़ा था। ये भी कुछ नहीं है इसमें, जब आप देखेंगे तो इट्स नॉट दैट मच कि आपको कुछ पता होना चाहिए।
This is again also some basic thing which you will learn, which you will read and you will understand. ये आपको पता ही है, ये पूरा चोलास का एरिया दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है. ये वहां पे एक जो गंगा आई कोंडा चोलापुरम में बना हुआ एक ये टेम्पल है, राइट. फिर आपके लिए जो जानना जरूरी है, ये स्कल्पचर है दिस वन. यहाँ पे एक वर्ड आया है, 9th century स्लुइस गेट इन तमिलनाडु. ये पेज नंबर 25 पे है, स्लुइस गेट. स्लुइस गेट क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आप क्या देखेंगे. अगर आप हरिद्वार गए हैं और आपने हर की पौड़ी में वहां पे स्नान किया है, तो जो पानी का बहाव को रोकने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए, है ना, जो मटेरियल लगाया जाता है, यानी कि जो लोहे की, आजकल तो लोहे की, पहले वुडन की होती थी, तो ये उस समय का एक ये स्लुइस गेट है, राइट. तो इसको क्या बोलते हैं, स्लुइस गेट, SLUICE गेट. यानी कि पानी को मयर करने के लिए कितना बढ़ गया, या उसके पानी को बहाव को रोकने के लिए. ये तो आप बहुत कम बचा है ना, कितना पुराना है, तो ये पूरा नहीं है, ये उसका पीस जो बचा हुआ है वो है. अदरवाइज अगर आप इसको पूरा देखेंगे, जैसे डैम्स बनाते हैं, उसमें पानी को रोकते हैं, दैट इज यू कैन कंसीडर स्लुइस गेट. तो इसी के साथ ही मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आपको चोला डायनेस्टीज की हिस्ट्री, उनके जो स्प्लेंडेड टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर्स हैं जो दुनिया में फेमस थे, और उसके बाद इरिगेशन सिस्टम, और हम फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को जो हमने समझा है, ये आपको क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. और दिस इज फॉर योर क्लिक. आई नो मैं इसको अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको अलग अलग पार्ट इजीली दीजिए. दिस इज क्लिक फॉर दिस पोर्शन एंड दिस इज फॉर योर क्लिक सेकेंड पार्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.